हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। जैसा कि हम इससे पहले कड़ी में देख चुके हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, उसमें हमने अध्याय 1 देखा था आर्थिक समीक्षा। आज हम अध्याय 3 देखेंगे राज्य आय। आपको लग रहा होगा कि अध्याय 2 कहाँ गया है, तो अध्याय 2 है जनसंख्या। अध्याय 2 जनसंख्या में इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में विभिन्न डाटाएँ दिए गए हैं, जैसे कि नगर निगम का दिया है, नगर पालिका का दिया है, नगर पंचायत का दिया है। इनमें भी डाटा 1 या 2 नहीं, इनके डाटा भी लिंगानुपात के आधार पर भी है, साक्षरता के आधार पर भी है। इस बार आपको किशोर अवस्था, युवा अवस्था और 0-6 वर्ष के बच्चों तक ये सभी डाटा आपको याद करने पड़ेंगे। चूँकि वह खंड बहुत बड़ा था या मुझे विश्लेषण करने में थोड़ा समय लग रहा था और मैं अपनी कंटिन्यूटी बढ़ाना चाह रहा था, इस कारण आपके लिए अध्याय 3 पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3। आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूँ मैं कि जितने भी अध्याय हैं उन अध्यायों का सारगर्भित रूप अध्याय 1 एक समीक्षा के रूप में रहता है। तो उन अध्यायों का आज विश्लेषण या उसका विस्तृत रूप हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, राज्य आय। ठीक है, राज्य आय से तात्पर्य हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे विगत वर्ष का आय या व्यय, ये होने के पश्चात हमारी आर्थिक वृद्धि में कितनी, हमारी आर्थिक स्थिति में कितनी वृद्धि हुई है, इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये वही आंकड़े हैं जो आप इससे पहले वीडियो में देखे हैं, ये उसका विस्तृत रूप है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात GSDP है ना। तो GSDP 2 प्रकार से होती है, एक स्थिर भाव, एक प्रचलित भाव। तो स्थिर भाव में है 2,45,45,166 रुपये। ठीक है, जो इस वर्ष कमी है ऋण 1.77%। ये कमी आधार वर्ष अर्थात स्थिर वर्ष के आधार पर होती है। ठीक है, स्थिर आधार वर्ष आप लोग को पता है 2011-12 उसकी तुलना में रहती है। उसी प्रकार अगर प्रचलित भाव में देखा जाए तो 3,50,26,983 रुपये इसमें वृद्धि हुई है। ये प्रचलित भाव गत वर्षों के आधार पर तुलनात्मक होती है। तो इस अध्याय से पहला क्वेश्चन हमें अगर कोई पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की GSDP में वर्ष 2020-21 का स्थिर भाव पर कमी प्रतिशत कितनी दर्ज की गई है या वृद्धि प्रतिशत कितनी दर्ज की गई, तो ऋण 1.77%। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अधिकतर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो स्थिर भाव के आधारित आए हैं, भागीदारी प्रतिशत प्रचलित भाव पर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस टेबल में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12 पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर 2020-21। ठीक है, ये 5 वर्षों का दिया गया 2016-17 से लेकर 20-21 तक। ठीक है, परंतु आपको सबको पता है कि हमें केवल ये 20-21 का जो डाटा है, कृषि का 4.61%, उद्योग का ऋण 5.28% और सेवा का 0.75%, और इनका ओवरऑल GSDP है ऋण 1.77%। ठीक है, अब भागीदारी भी देख लेते हैं। स्थिर भाव पर भागीदारी सबसे पहले कृषि क्षेत्र में है 17.64%, 66%। उद्योग में है 46.43% या 46.43%। ये 46.43 ऐसा बोला नहीं जाता, परंतु आपको याद करने हैं। अगर याद करना है तो ऐसा बोल सकते हो या बोला जाता है, मुझे ऐसा बोलने में आसानी होती है। ठीक है, आप भी ऐसा ट्राई करके देखिएगा। नहीं तो 46.43 ये भी अच्छा प्रतिशत है याद करने के लिए। आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से याद करिए। उद्योग का इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उद्योग का हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस बार तो उद्योग में कमी भी हुई है, तो क्या पता कमी के बदले प्रतिशत वृद्धि में कमी हुई है तो कमी को न पूछते हुए भागीदारी पूछ दे। ठीक है, सेवा क्षेत्र में देखा जाए तो 35.94%। अब देखिए, हमने आपको बताया भागीदारी और इससे पहले प्रतिशत वृद्धि, इन दोनों का टेबल ये IMP है। ये आप टेबल एक बार रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये अति आवश्यक है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 स्थिर भाव पर क्या रहा, तो क्षेत्रवार देखेंगे। सबसे पहले कृषि में वृद्धि दर कितना हुआ, 4.61%, जो कुल जितना भी GSDP है मतलब 2,45,45,166 ये है ना,
2,45,166। इसमें कितना प्रतिशत भागीदारी किसका रहा? कृषि का भागीदारी रहा। तो कृषि का भागीदारी कितने प्रतिशत रहा? 4.61%। ठीक है, ये वृद्धि दर हुआ, है ना। और भागीदारी रहा 17.46%। ठीक है, ओवरऑल पैसे का 17.46% कृषि के क्षेत्र से गया है। और कृषि के क्षेत्र में वृद्धि कितनी प्रतिशत की हुई है? 4.61% की। सेम उसी तरह अगर भागीदारी कभी ऋणात्मक नहीं होती, अगर आप भागीदारी ऋणात्मक होगी तो वो भागीदारी कैसे कहलाएगी? ठीक है, तो ओवरऑल पैसे कहने का मतलब है 2,45,45,166 में, ठीक है, टोटल 46.43% किसका है? उद्योग का है। अर्थात उद्योग का 46% इस बार के हमारे जीएसडीपी में है। ठीक है, ये 46% किस भाव पर है? स्थिर भाव पर है। और अगर वृद्धि दर देखा जाए तो ऋण 5.28, इसका तात्पर्य है यह आधार वर्ष से ऋण 5.28 की वृद्धि किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये क्लियर रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे वृद्धि दर हो रही है तो किसको बेस मानकर हो रही है, अर्थात 2011-12 में क्या थी और वर्तमान में क्या थी करके। ठीक है, अब उसका सेवा क्षेत्र में देखा जाए तो भागीदारी है 35.94%। 35.94% के साथ इसकी वृद्धि दर रही है 0.75%। ठीक है, ये हो गया स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जीएसडीपी। ठीक है, ये आंकड़े आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कमी में पूछे या वृद्धि में पूछे, इसका सबका समीक्षा आपको बता चुका हूँ। इसके पश्चात हम लोग प्रचलित भाव में देखेंगे, परंतु प्रचलित भाव में देखने से पूर्व बीच में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े लाया हूँ। तो प्रति व्यक्ति आय भारत में देखा जाए तो 1,26,968 रुपये है। ठीक है, 1,26,968 रुपये। और आप यहाँ पे अगर भारत का प्रति व्यक्ति आय याद कर रहे हो तो भारत का विकास दर भी याद आपको होना चाहिए कि 2020-21 के लिए ऋण 7.7%। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो कि इसके अलावा आपको ऋण 7.7% ये भारत का वृद्धि दर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, भारत की बातें हो चुकी, अब हम छत्तीसगढ़ का देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो प्रति व्यक्ति आय है उसको 3 स्तरों पर देखेंगे। उसके बाद इसमें से कौन सा ज़्यादा आपका एमपी है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रचलित मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है 1,17,615 रुपये। ये है आपका आंकड़ा 1,17,615 रुपये। ठीक है, ये 1,17,635 रुपये। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कमी हुई या वृद्धि हुई, ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, क्वेश्चन ये पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो आपका आंसर आएगा ऋण 0.07। सॉरी, ये गलत लिखे हैं, यहाँ आप सुधार दीजिएगा। ऋण 0.07%। ठीक है, ये आपका रहेगा। उसके पश्चात स्थिर मूल्य पर देखा जाए, स्थिर मूल्य में है 82,419 रुपये। मैंने आपको बताया था स्थिर मूल्य का आधार क्या होता है, 2011-12। तो 2011-12 के आधार पर हमारा प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 82,419 रुपये है, जो वर्तमान में स्थिर भाव के प्रति व्यक्ति आय से ऋण 3.33% है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। इस डाटा को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये जो ऋण 3.33% है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है जितने भी क्वेश्चन हैं वो स्थिर भाव से इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि स्थिर भाव के जो आंकड़े हैं वो निश्चित होते हैं। प्रचलित मूल्य हमेशा बदलते रहता है, इस कारण इसकी समीक्षा करने के लिए ही हम एक स्थिर वर्ष ज्ञात करते हैं।
ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जानना है कि गत वर्ष 2019-20 में हमारा स्थिर मूल्य में 2019-20 में हमारे स्थिर मूल्य पर हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो प्रति व्यक्ति आया था लास्ट ईयर 83075 अर्थात 83,075 रुपये। रुकिए एक सेकेंड, 83075 ये लास्ट ईयर का अर्थात 2019-20 का हमारे स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आया था। ठीक है, इस डाटा को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप स्थिर मूल्य पर सिर्फ ये याद रखिए कि 82,419 और ऋण 3.33। ठीक है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अब उसके प्रचलित मूल्य या निबल मूल्य क्या होता है? अगर ऑल जीएस निबल मतलब क्या होता है इसको जानिएगा। निबल का अर्थ होता है अगर जितने भी जीएसडीपी है, हमारा जीएसडीपी वर्तमान में कितना है स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो 166 लाख रुपए। ठीक है, ये 166 ठीक है, ये है हमारा राज्य का जीएसडीपी। परंतु जीएसडीपी पर मूल्यह्रास घटाने पर, जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास है ना, जीएसडीपी मूल्य ऋण मूल्यह्रास करने पर, मूल्यह्रास से तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी सामान को बना रहे हैं, ठीक है, अगर एक पेंसिल है, एक पेंसिल को बना रहे हैं तो इसके लिए जो कच्चा माल है इसको हम लोग अपने खर्च में ले लेते हैं, अगर और इसमें मशीन लगा उसको खर्च में लेते हैं, लेकिन वो मशीन घिस कर जितना अपने आप को मतलब मशीन की रिपेयरिंग में जो खर्च आता है वो मूल्यह्रास कहलाता है। ठीक है, तो मूल्यह्रास को अगर घटाते हैं जीएसडीपी में तो वो शुद्ध या निबल प्रचलित मूल्य या जीएसडीपी निकलता है, निबल जीएसडीपी कहलाता है। ठीक है, तो निबल जीएसडीपी में हमारा इस वर्ष 2020-21 में हमारा प्रति व्यक्ति आय रहा 1,04,943, 1,04,943। ये हमारा प्रचलित मूल्य पर निबल प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को पूरा एक एक चीज़ को नोट करिएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ये आपको याद नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारे प्रचलित मूल्य में भी हम ऋणात्मक वृद्धि दिखा रहे हैं, अर्थात ऋण 0.4% की कमी दिखा रहे हैं, क्योंकि 2019-20 में हमारा जीएसडीपी 2019-20 में हमारा प्रति व्यक्ति आय था 1,05,809 रुपये। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कमी दिखा रही है। ठीक है, एक बार फिर से डाटाओं को देखते हैं जिसमें क्या 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 आपको याद करना है। ठीक है, प्रचलित मूल्य पर आपको सिर्फ कमी प्रतिशत याद कर लीजिए, प्रचलित मूल्य पर कमी प्रतिशत याद कर लीजिए। उसके पश्चात स्थिर मूल्य पर आपको इसके आंकड़े भी याद करने हैं और परसेंटेज भी याद रखना है। ये दोनों आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है, 82,419 और ऋण 3.33%, ये दोनों आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, और इसके प्रचलित मूल्य को आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, जो निबल मूल्य है उसको, हाँ बस आपको ऋण 0.14% ये याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे वो स्थिर भाव पर प्रचलित मूल्य था, स्थिर भाव पर जीएसडीपी का वर्णन था या विस्तार था। अब हम लोग जीएसडीपी का प्रतिशत वृद्धि एवं हिस्सेदारी देखेंगे, किसमें? प्रचलित भाव पर। प्रचलित भाव में आपको मैं बताया था 2020-21 को ही देखना है आपको, तो 2020-21 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी है ना, कृषि क्षेत्र में कितनी है तो 10.40%, उद्योग क्षेत्र में ऋण 3.34%, सेम टू सेम सेवा क्षेत्र में भी है ऋण, लेकिन बस ये अंतर ये है कि ऋण का अंतर रहेगा इसमें, तो 3.34%। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, कृषि का 10.40%, उद्योग का ऋण 3.34% और सेवा का 3.34%। और ऑल ओवर जीएसडीपी है, ऑल ओवर जीएसडीपी कहने से मतलब है अगर प्रचलित भाव में हमारा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना है तो 1.54%। तो देखिए, अगर जीएसडीपी का क्वेश्चन आता है तो दो प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पहला, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी वर्ष 2020-21 में, ठीक है, स्थिर भाव पर क्या रहा, तो स्थिर भाव पर आपका आंसर आएगा ऋण 1.77%। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन में आएगा कि छत्तीसगढ़ 2020-21 का जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पर कितना रहा, तो उसका आंसर आएगा 1.54%। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आप इन
आर्थिक सर्वेक्षण को जटिलता के रूप में ना ले, केवल उन्हीं बातों को याद रखें जो मैं बोल रहा हूँ या जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। हम मोस्टली ऐसा होता है हमारे साथ कि हम अगर छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का ऑफिशियल वेबसाइट से अगर PDF डाउनलोड करते हैं तो उसको देख के ही हम कंझा जाते हैं कि ये कैसा दिया क्या दिया करके, ठीक है। परंतु कंझाने से कुछ नहीं होता, वो अपने लैंग्वेज में वो दिया रहता है, आप उसको समझेंगे तो बहुत ईजी है। आर्थिक सर्वेक्षण एकदम इंटरेस्टिंग है। चलिए, छत्तीसगढ़ का GSDP का प्रतिशत हिस्से या भागीदारी प्रचलित भाव पर, इसको अभी तक तो पूछा नहीं है, परंतु जो दिया है उसको आप बता देता हूँ, क्योंकि PSC का तो कोई भरोसा नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ उठाए। सेम टू सेम व्यापम का भी इस बार पता नहीं पैटर्न क्या चेंज करेगा। हमें तो अभी बहुत दिनों से व्यापम की एग्ज़ाम ही नहीं दिला है। चलो ठीक है। छत्तीसगढ़ GSDP का प्रतिशत हिस्सा या भागीदारी प्रचलित भाव पर, तो कृषि में है 2269 या 22.69%। उसके बाद उद्योग क्षेत्र में है 39.62% और सेवा क्षेत्र में 37.69%। ठीक है। अब हम लोग प्रतिशत वृद्धि और भागीदारी दोनों देख लेते हैं प्रचलित भाव पर। तो कृषि क्षेत्र में इसका प्रतिशत वृद्धि हुआ है 10.40% या 40%, और इसका भागीदारी कितना है 22.69%। तो आप ऊपर के दोनों टेबल को छोड़कर सिर्फ इस टेबल को याद रखेंगे। इस टेबल को अगर याद रखते हैं आप, वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। ये टेबल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद उद्योग क्षेत्र में देखा जाए तो प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई। उद्योग क्षेत्र में इस बार दोनों अर्थात स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर दोनों क्षेत्रों में कमी ही दर्शानी गई। ठीक है, तो अगर प्रचलित भाव पर देखा जाए तो ऋण 3.34% और इसकी हिस्सेदारी है 39.62%। ठीक है, उसके पश्चात सेवा क्षेत्र में 3.34% और इसका भागीदारी देखा जाए तो 37.69%। ठीक है, इन आंकड़ों में आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप याद करना है तो एक कॉलम बनाइएगा जिसमें कृषि उद्योग सेवा करिएगा, प्रचलित और स्थिर भाव करिएगा। तो प्रचलित भाव में आप प्रतिशत वृद्धि लिखिएगा, ये प्रतिशत वृद्धि को यहाँ से लीजिएगा, ये प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, ये वो आपका प्रचलित भाव का। सेम आप प्रतिशत वृद्धि ले लीजिए स्थिर भाव का। ये बस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ये। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे PSC व्यापम क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ा रहा है, तो थोड़ा डीप में पढ़ना चाह रहा है, थोड़ा डीप पढ़ रहा है। तो डीप में आपको ये देखना है कि क्या कैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन या टेबल में पहली बार अच्छे से अध्ययन किया हूँ इसको, तो आपको बता रहा हूँ। हमको हमेशा इसमें भी स्थिर भाव को ही देखना। अब प्रचलित भाव को इग्नोर करके चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें से आपको ना क्या क्या याद रखना है, आपको भागीदारी को छोड़ दीजिए, भागीदारी को। ठीक है, आपको सिर्फ ना उसका प्रतिशत वृद्धि याद रखना है। तो प्रतिशत वृद्धि एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि विनिर्माण में कितना है, 0.53% ये था। उसके अलावा ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि खनन उत्खनन में कितना है, तो ऋण 24.40%, ये 24.40%, ये याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर हमको देखा जाए पशुपालन में नहीं पूछा अभी तक क्वेश्चन, वन उद्योग लट्ठे को देख लीजिए क्योंकि ये भी पहली बार ऋणात्मक में गया है। ठीक है, जो एकदम यूनिक लगता है या जिसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन्हीं डाटाओं को आपका याद कराना चाहूँ। लेकिन आप इस पूरे टेबल को वो करिएगा, उतार लीजिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि ये टेबल कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत IMP है। देखो कृषि क्षेत्र में हम लोग जो चीज़ वहाँ पढ़े 4.61%, वो सेम टू सेम यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए उद्योग में हम लोग पढ़े ऋण 5.28%, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, उसी तरह सेवा क्षेत्र में जो 0.75% है वो भी यहाँ शो हो रहा है। अर्थात हम लोग जिसको आंकड़े करके डरते हैं, वो आंकड़ा एक हम लोग का बार बार रिपीटेशन में दिया हुआ वो आंकड़े होते हैं, जिसको हम लोग देख के उसको पढ़ने का मन नहीं करता या इंटरेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस टेबल से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आपको नया दिया गया हूँ, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। लेकिन इस टेबल को आप
एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, भले आप याद मत कीजिए, याद प्रश्नों के अनुसार कीजिए, और इससे संबंधित और भी प्रश्न मैं आपको नीचे में बना के दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न के, ये 2 लाइन को ऐसा फैक्ट के रूप में बता दें। प्राथमिक क्षेत्र से क्या क्या संबंधित है? कृषि, खनन उत्खनन, वानिकी, मत्स्य पालन। और द्वितीय क्षेत्र से संबंधित क्या है? निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। यहाँ पे इसको इसलिए लिखो क्योंकि खनन उत्खनन से बहुत कंफ्यूज होते हैं हम उद्योग क्षेत्र में। ये खनन उत्खनन कभी भी द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता। ठीक, ये प्राथमिक क्षेत्र है। हाँ, परंतु उद्योग क्षेत्र में अगर पूछा जाए उद्योग क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल है, तो हाँ शामिल है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? ठीक है, स्पष्ट पूछ रहे, स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो कितना है? 82,419 रुपये। ठीक है, अर्थात 82,419 रुपये। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें अगर पूछ दिया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई, तो ऋण 3.33%। ये भी आप यहीं पे लिख लीजिए, ऋण 3.3। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो विनिर्माण का भी हम लोग टेबल में देखे हैं, विनिर्माण का 0.53%। ठीक है, इसके बाद ये देखिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन में रूप में बताया था कि छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? तो स्थिर भाव में पूछा जाए तो ऋण 3.33% है ये। ठीक है, 3.3% है। यहाँ पे आप ऋण 3.33% लिखिए। ठीक है, और प्रचलित मूल्य में बोला जाए तो 0.14%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके पश्चात अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाला हूँ वन क्षेत्र का, क्योंकि वन क्षेत्र में इससे पहले माइनस नहीं हो गया था, इस बार वन क्षेत्र में भी ऋणात्मक वृद्धि हुई है। तो सकल छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान स्थिर भाव पर वर्ष 2019 के बीच में क्या रही है? सॉरी, ये 2020-21 है ना। स्थिर भाव पर 2020-21 में कितनी रही है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.39%। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, 0. ये देखिए, उद्योग वन एवं लट्ठी में 0.39%। हम लोग स्थिर भाव के प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्थिर भाव से मोस्टली क्वेश्चन देखे जाते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए मैं इसका और क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई? तो अन्य सेवा क्षेत्र 13.71%। देखिए, ये पूरा टेबल है स्थिर भाव वाला। तो हम लोग यहाँ से अगर देखते जाएंगे तो सबसे सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? ये हुई 13.71%। ये अन्य सेवा क्षेत्र है। इसके अलावा और भी बहुत होटल, रेस्टोरेंट वगैरह सब का दिया है, लेकिन वो सब आपको याद करने की ज़रूरत है। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहीं से आप क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, अब देखते हैं जीएसडीपी में सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र के है? भागीदारी देखते हैं तो भागीदारी क्षेत्र, ये भागीदारी। ठीक है, अब भागीदारी क्षेत्र भी देखेंगे तो किस में देखेंगे? हम लोग स्थिर भाव पर देखेंगे। ठीक है, अब स्थिर भाव में हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? उद्योग का। आंसर देखते हैं इसका, 46.43% के साथ उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ये रहा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अध्याय 2 भी समाप्त होता है, सॉरी अध्याय 3 भी समाप्त होता है, राजकीय है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही मैंने ये सोचा है कि हर अध्याय कंप्लीट होने के पश्चात आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँ, जिसके लिए टेलीग्राम लिंक में मैंने शेयर करने की कोशिश की है। ये अभी नहीं, इस नेक्स्ट वीडियो के पश्चात आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिए। ये मेरा प्रथम प्रयास है। उम्मीद करता हूँ इससे और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको पसंद आऊँगा। धन्यवाद।